आज क्या पढ़ने वाले थे अपन? सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस चलो ध्यान देना है ना, हेडिंग डाल लो सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसको आप लोग और लिख चुके हो थोड़ा सा, है ना, म्यूटेशन में थोड़ा सा पढ़े हैं इसको, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं पढ़े हैं। अब हेडिंग डालिए। सबसे पहले चीज तो अभी जो पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हैं, ये ध्यान में रखेंगे। वही पढ़ रहे हैं ना, तो फिर वो ध्यान में रखेंगे। जितने भी अभी पढ़ रहे हैं ऑटोसोमल रिसेसिव हैं, है ना, ऑटोसोमल। ठीक हो गया। अब ध्यान से सुनो इधर, ये एक एबनॉर्मल रिसेसिव डिसऑर्डर ऑफ इन्फेंट्स चिल्ड्रन इन यंग चाइल्ड, मतलब यंग एडल्ट्स में, है ना। यंग का मतलब होता है क्या, जो जवान लोग रहते हैं उनमें भी ये होता है। चिल्ड्रंस मतलब जो छोटे बच्चे रहते हैं उनमें भी। इन्फेंट्स का मतलब जो नवजात शिशु रहता है ना, उनमें भी। ठीक है, तो ये बीमारी पाई जाती है इन सब में। ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर हम मतलब एज की बात कर रहे हैं, सभी एज में दिख रहा है। जब पैदा हो रहा है उसके बाद जो बड़ा हुआ उसमें भी, और यंग एडल्ट्स में भी। ठीक है, चलिए, ये जो डिफेक्टेड एलील रहता है इस जीन का नाम है CFTR, है ना, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर जीन। ठीक है, तो नाम याद रखने की जरूरत नहीं, केवल ये याद रखेंगे CFTR। ठीक है, CFTR ये जीन। अब सिंपल सी बात है, बीमारी कौन सी है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो जीन का नाम भी उसी से रिलेटेड दिए हैं, क्या है, CF मतलब सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्लियर। ट्रांसमेम्ब्रेन क्यों बोल रहे हैं यहां पर आपको पता चलेगा, ये मेम्ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना उससे, इस कारण से ऐसा बोले हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये जीन डिफेक्ट हो जाता है जो कि कौन से क्रोमोसोम पर रहता है, 7 नंबर के क्रोमोसोम। और 7 नंबर का क्रोमोसोम ऑटोसोम है या फिर सेक्स क्रोमोसोम है, ऑटोसोम है। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं ऑटोसोमल बीमारी। The disease gets its name for the fibrous cyst that appears in pancreas। जो पैंक्रियाज रहता है ना उसमें फाइब्रस सिस्ट बन जाते हैं। सिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा थैला जिसमें कुछ ऐसा म्यूकस वगैरह भरा हो। ठीक है, मतलब कुछ भी लिक्विड पार्ट भरा रहता है उसको बोलते हैं सिस्ट। ठीक है, कोई ऐसा गुब्बारे जैसा ऐसा फूल गया, जैसे कि आग वगैरह में ऐसे जल जाता है, कभी धोखे से देखियो ना, तो ऐसे थोड़ा सा ऐसे फुंसी टाइप का ऐसे निकल जाता है ना, पिंपल टाइप का ऐसे नहीं निकल जाता, तो उसमें कुछ ना देखना लिक्विड पार्ट भरा रहता है, वो अलग दिखता है, ट्रांसमेम्ब्रेन अजीब दिखता है ना। तो ऐसा टाइप का जो संरचना रहता है उसको बोलते हैं सिस्ट। क्या बोल रहे हैं, सिस्ट। अब सिस्ट क्या होता है समझ गए ना, कुछ ऐसी थैली है जिसमें कुछ ऐसी भरी हुई, ऐसे कुछ एंजाइम्स हो सकते हैं या फिर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ भरा एक थैला टाइप का स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हम सिस्ट। क्लियर। चलिए, अब यहाँ पर क्या है, पैंक्रियाज में बोल रहे हैं, तो पैंक्रियाज अगर प्रभावित होगा तो पैंक्रियाज से बहुत सारे ना डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, पैंक्रियाटिक जूस, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अगर ये प्रभावित हुआ तो डाइजेशन भी प्रभावित होगा, सीधी सीधी बात। ठीक है, देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है ना वो गलत टाइप के बनने लगते हैं। फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स का मतलब होता है ग्लूकोज और प्रोटीन, मतलब सीधा सीधा ध्यान देंगे, एक मेम्ब्रेन रहता है, इस मेम्ब्रेन में ये वाला हिस्सा लिपिड है, और ये जो चैनल बने इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रोटीन। नहीं बोलते, अगर ये ऐसे पूरी तरह से धंसा हुआ है इसको बोलते हैं हम क्या, पेरिफेरल और इंटीग्रल, दो प्रकार के प्रोटीन मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। ये क्या है, पेरिफेरल है कि इंटीग्रल है, बता सकते, इंटीग्रल है ना। तो देखिए यहां पर अगर इस प्रोटीन में ऐसे कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है, तब इसको बोलेंगे क्या, ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, तब इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन।
अगर इस लिपिड में यहां पर ऐसे लगा हुआ है कार्बोहाइड्रेट, इसको क्या बोलोगे? हाँ, क्या बोलोगे? लिपोप्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन क्यों बोल रही है? लिपिड है और ये कार्बोहाइड्रेट है, तो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट है तो क्या बोलोगे? ग्लाइकोलिपिड। और ये प्रोटीन में जुड़ा है तो ग्लाइकोप्रोटीन। यहां पर किसकी बात कर रहे हैं हम? डिफेक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन। जो इस प्रोटीन से जो कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है वो डिफेक्टेड है। अब इससे क्या होगा? ये सब ना ऐसे ना एक्सेप्ट करते बाहर की चीजों को, ऐसे बुलाते हैं आ जा ऐसे करके, ठीक है, ताकि वो चीजें अंदर आए। यहां से कुछ चीजों को ऐसे बोलते हैं ना, कुछ होना चाहिए जो बाहर के सामान को ऐसे अंदर खींच सके, तो ये सब ऐसे स्ट्रक्चर लगे रहते हैं जो बुलाते हैं। अब मान लो यही बुलाने वाले डिफेक्टेड रहा है ना, तो फिर बुलाने वाला कोई नहीं है। स्कूल के गेट में चपरासी नहीं लगा है, ठीक है। अब सोचो उस गेट को खोलेगा कौन? आप लोग आ रहे बाहर में खड़े हो, ऐसे यहां पर मॉलिक्यूल्स बाहर में खड़े हैं, दरवाजा नहीं खुला है, तो चपरासी चाहिए ना उसको खोलने के लिए? गेट नहीं चाहिए? चाहिए ना। सेम वैसे यहां पर भी ऐसे कुछ लगे रहते हैं संरचनाएं जो उसको बुलाते हैं, फिर ये गेट ओपन होता है इसके प्रेजेंस में। अगर ये नहीं रहा, जैसे आप लोग नहीं आए बाहर में स्कूल के, तो फिर गेट खुलेगा क्या? चपरासी रहे चाहे मत रहे, गेट खुलेगा नहीं। तो जब ये आते हैं तो ये गेट ऐसे खुलता है। तो ये सब हेल्प करते हैं, साथ में काम करते हैं, ठीक है। अब देखो, फेलर ऑफ क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट, सीधा सीधा ध्यान देंगे, है ना। क्या लिखा है? क्लोराइड आयन जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या इफेक्ट करता है। अब देखो, ये जो चैनल बना है ना, इसको बोलते हैं हम क्लोराइड चैनल। क्या बोल रहे हैं? क्लोराइड चैनल। अब नाम से समझेंगे, क्लोराइड का मतलब होता है क्लोरीन से। किससे? क्लोरीन से। इस चैनल में क्लोरीन जाएगा। क्या जाएगा? क्लोरीन। तो इस बीमारी में जो क्लोरीन चैनल है, जो क्लोराइड चैनल है, ये फेल हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है। अब होगा क्या इससे होगा क्या कि क्लोराइड आयन का ना एक्यूमुलेशन होने लगेगा। ये ढंग से इसको अंदर नहीं भेज पाएगा या फिर चीजों को बाहर नहीं भेज पाएगा, तो ये फेल हो गया, तो ये काम नहीं कर रहा क्लोराइड चैनल। तो शरीर में ऐसे ना क्लोराइड ऐसे ना बाहर में इकट्ठा होने लगे। तो मान लो अगर पसीना आ रहा है ना, तो पसीने में ना ज्यादा क्लोरीन की मात्रा रहेगी, है ना, ज्यादा सोडियम क्लोराइड रहेगा, मतलब ज्यादा खारा पसीना निकलेगा उसका। तो ऐसे इसका जब टेस्ट करते हैं ना, किसी जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है, तो ऐसे पसीने का टेस्ट करते हैं। ऐसा पसीना है, पसीने को लेंगे उनके, उसके बाद फिर उसको ना टेस्ट करेंगे इसमें नॉर्मल इंसान की तुलना में कितना साल्ट है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा निकला तो ये बीमारी है, उससे ग्रस्त, ऐसे करके टेस्ट किया जाता है, ठीक है। क्या समझे? इस बीमारी में क्लोरीन चैनल डिफेक्ट हो जाता है। क्या डिफेक्ट हो जाता है? क्लोरीन चैनल। अब क्लोरीन चैनल डिफेक्ट होने से पसीने में किसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है? क्लोरीन। अब देखा जाए तो ओवरऑल साल्ट की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसका पसीना एक नॉर्मल इंसान के पसीने से ज़्यादा। कैसे पता चल गया तेरे को खारा है करके? हैं? टेस्ट की है? नॉर्मल इंसान की तुलना में ज़्यादा खारा रहेगा। तो कैसे पता करते हैं? सोडियम क्लोराइड की मात्रा को माप के, ठीक है। चलो, इट कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ थिक म्यूकस इन स्किन, लंग्स, पैंक्रियाज, लिवर एंड अदर सेक्रेटरी ऑर्गन्स। यहाँ पर देखिए, कोई भी ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, यहाँ से लेकर ऐसे फेफड़े तक, तो इसमें ना ऐसे म्यूकस भर जाता है। क्या भर जाता है? म्यूकस। क्योंकि इसमें क्या है ना, ये क्लोरीन चैनल इसको ना क्या कर देता है, ऐसे डिफेक्ट हो गया ना, तो आपका शरीर ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होने लगता है ना, तो उसको शरीर से बाहर फेंकने के लिए, जैसे वायरस वगैरह का इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो उसको शरीर से बाहर फेंकने के लिए म्यूकस वगैरह रिलीज करता है, ज़्यादा बनाता है, ताकि उसको हम बाहर कर सके। सेम वैसे यहाँ पर क्या होता है कि जो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यहाँ से लेकर इस फेफड़े तक, यहाँ पर म्यूकस भरने लगता है। अब म्यूकस का मतलब होता है जो आप ऐसे बलगम थूकते हो ना, जो गाढ़ा रहता है ऐसे वाला, ठीक है, तो वो म्यूकस है, ठीक है। अब ये अगर यहाँ पर भर गया, ये नॉर्मल है, देखिए ये पूरा खाली है, हवा जाएगा, ऑक्सीजन अच्छे से ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें ऐसे ना म्यूकस भर गया, ये जगह संकरा हो गया, समझ रहे हैं? ये रास्ता है, इस रास्ते को अगर अपन और ऐसे संकरा कर दे तो आप लोग आ जाओगे क्या? यहाँ से ऐसे क्रॉस कर लोगे? ऐसे संकरा कर दे तो वैसे ही यहाँ पर ये क्या है,
नॉर्मल है तो यहाँ से हवा अंदर आ सकती है नॉर्मल, यहाँ पर ऐसे जगह सकरा कर दिया तो नॉर्मल हवा अंदर आ सकती है क्या? सांस लेने में दिक्कत होगी या नहीं? जैसे सर्दी वगैरह होता है सांस लेने में दिक्कत हो जाती है ना, रीजन क्या है? बलगम वगैरह निकलने लगता है ना, नहीं निकलता? कारण क्या है कि ऐसे म्यूकस डिपॉजिट हो जाते हैं ऐसे साइड साइड में, तो वो हवा को अंदर जाने में दिक्कत होती है, सांस जो लेते हैं उसको, तो ऐसे ना सांस संबंधी श्वसन संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो जाती। ठीक है, समझे कि नहीं? नहीं समझे? सिस्टिक फाइब्रोसिस में मेन क्या होगा? म्यूकस जमा होने लगेगा, कहां पर? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, है ना। अब इसके कारण क्या होगा? आपको अगर ऐसा लक्षण दिखाई देता है, ऐसे बलगम वगैरह कभी भी आ रहा है, तो सांस संबंधी बीमारियां हो जाती, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। वही सिम्टम्स यहाँ भी दिखाई देंगे, श्वसन संबंधी बीमारियां होंगी इससे रिलेटेड। फेफड़ा प्रभावित होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ये भी कमज़ोर हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे लीजन्स बनने लगेंगे, मतलब फेफड़ा डैमेज हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देंगे। चलिए, तो ये देखिए सिंपल क्या होता है इस बीमारी में, ऐसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब सेल के बाहर का हिस्सा, तो बाहर से क्लोरीन ऐसे अंदर आ रहे हैं, तो नॉर्मल क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से क्लोरीन आता है। मतलब समझिए, यहाँ ज्यादा क्लोरीन है, मान लो यहाँ इधर क्या है 20 क्लोरीन है, कितने हैं? 20 क्लोरीन। अब इधर कम है, मान लो 2-3 है, कितने हैं? 2-3। तो नॉर्मल नेचर के हिसाब से क्या है कि यहाँ से जो क्लोरीन है ज्यादा से किधर जाता है? कम की ओर जाता है ना नॉर्मली। इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ज्यादा से कम की ओर जाना। तो यहाँ पर एनर्जी लगती है क्या? बताइए, नहीं लगती ना, तो ऐसे में एनर्जी नहीं लग रही। अब होता क्या है, ये एक लौता ऐसा चैनल है जहां पर ज्यादा से कम की ओर तो जाता है, नॉर्मल ऐसे जाता है, लेकिन यहाँ पर एटीपी का यूज भी किया जाता है। एक पेसिव ट्रांसपोर्ट है। क्या है? पेसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन एक लौता ऐसा पेसिव ट्रांसपोर्ट है जहां पर एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एटीपी यूज होता है। क्या यूज होता है? एटीपी। तो कौन सा चैनल है जहां पर एटीपी का यूज किया जाता है? क्लोरीन चैनल, क्लोराइड चैनल। ठीक है, समझ गए ना। तो इस चैनल में एटीपी का यूज किया जाएगा, लेकिन आपको ध्यान देना है ये एक पेसिव प्रोसेस है। क्या है? पेसिव। पेसिव प्रोसेस में कभी भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। क्या? इसका यूज करते हैं? देख, यहाँ पर ना चार्ज ज्यादा रहता है ना, क्लोरीन में क्या है? चार्ज ज्यादा है, माइनस चार्ज है ना। तो होता क्या है कि यहाँ से नॉर्मल ऐसे जाएगा ना, तो कुछ चीज ऐसे लाना पड़ता है, इधर से कुछ जाएगा प्लस जाएगा, तब इधर से माइनस आएगा, है ना। लेकिन होता क्या है जनरली, अगर हमको इसकी जरूरत ज्यादा है ना, क्लोरीन ज्यादा चाहिए शरीर में, सेल के अंदर, उस टाइम पे हम यहाँ एटीपी का यूज करते हैं ताकि इसको हम अंदर भेज सके जरूरत के हिसाब से, तब एटीपी का यूज होता है। इसीलिए एक लौता ऐसा चैनल है जहां पर हम क्या करते हैं? एटीपी का यूज करते हैं। पेसिव प्रोसेस है लेकिन एटीपी यूज होगा। ध्यान में रहेगा? ये नहीं रहेगा? क्लोज में किसी प्रकार का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, कोई क्लोरीन वगैरह नहीं जा पाएगा, ये बंद हो गया, फेल हो गया, ये फेल वाला है, मान लो ये फेल हो गया, तो यहाँ से क्लोरीन वगैरह नहीं जा पाएगा, बाहर में ही पड़ा हुआ है, अंदर में नहीं जा रहा, यहाँ से दिक्कत आएंगी। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म मतलब समझ रहे हैं ना, सेल के अंदर का हिस्सा, ये सेल के बाहर का हिस्सा। तो ऐसे क्लोरीन चैनल प्रभावित होगा। इसमें देखिए कोई डाउट, कोई समस्या समझने में? एक बार देखिए तो। ये वाला, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स इससे लगे हैं ना क्लोरीन चैनल से, ये डिफेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि ये खुद यहाँ पर डिफेक्टेड है, ये ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा क्लोरीन का ढंग से। तो ये इसका रीजन क्या है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर लगे हैं ना, वो डिफेक्टेड है, ये बुला नहीं पा रहे हैं इन लोग को। इस चपरासी में हिम्मत नहीं है कि स्टूडेंट को यहाँ अंदर ला सके, ये चपरासी गेट को नहीं खोल पा रहा, या फिर ऐसे बुला नहीं पा रहा, आओ आओ जल्दी आओ ऐसे करके सेम। तो ये डिफेक्टेड हो गया, तो जाहिर सी बात है ये तो प्रभावित होगा ही होगा, है ना। इस कारण से ऐसा बोला गया कि डिफेक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन बनता है, इस कारण से ये प्रॉब्लम हो रही है।
और देखिए बताइए कोई लाइन, सब ठीक है? किसी को समझ में नहीं आता अपन डिस्कस कर सकते हैं और बताइए। चलो फिर लिखिए। तो जिसका हो गया है क्वेश्चन बना, तो इससे दो क्वेश्चन बना के दिखा। चल तो अनामिका बना। और इधर से कोई जिसका हो गया खुशी। अच्छा 2 क्वेश्चन बना। हाँ, सीधे रास्ते में चले जाओगे ना तो रास्ता याद नहीं रहता है, कहीं ना कहीं पान ठेलम रुकना पड़ता है, तब रास्ता याद रहता है। तो क्वेश्चन बनाओ, पान ठेलम रुको। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, नहीं देख तो देखना, वहां से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं नहीं। सिंपल, एक जीन से बन सकता है, एक क्रोमोसोम नंबर से बन सकता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटरी जीन उससे अच्छा ट्रांस मेम्ब्रेन बना लिए। क्वेश्चन बनाओ, ध्यान दो। अब इधर कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे? सामने से अगर ऐसे देखें तो सबसे पहले तो यहीं से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। सिस्टिक फाइब्रोसिस कौन से क्रोमोसोम से होता है, कौन से क्रोमोसोम से हो रहा है? देखिए तो 7 नंबर का क्रोमोसोम। कौन सा जीन प्रभावित हो रहा है? CFTR जीन, है ना। ठीक है, उसके बाद ये एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है या फिर सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है? ऑटोसोमल। एक रेसेसिव डिसऑर्डर है या फिर डोमिनेंट डिसऑर्डर है? रेसेसिव डिसऑर्डर। ये केवल बच्चों में होने वाला डिसऑर्डर है क्या? नहीं। यंग एज में भी हो सकता है? वेरी गुड। अब उसके बाद क्या है? एक ऐसी बीमारी, निम्न में से कौन सी बीमारी है जिससे सिस्ट का निर्माण होता है, एक फाइब्रस सिस्ट बनता है ना। तो यहाँ पर मैं लिख दूं कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, उसके बाद थैलेसीमिया, उसके बाद मैं लिख देता हूँ सिस्टिक फाइब्रोसिस, है ना। इसमें एक फाइब्रस सिस्ट बनता है, ऐसे करके क्वेश्चन कैसे भी बना सकते हो आप, आपके दिमाग में वो चीज बैठना चाहिए बस, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन बनाया है या फिर ऐसा बन सकता है, ऐसे करके। चलो, इसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस में कौन सा चैनल प्रभावित होता है? प्रोटीन चैनल, सॉरी यहाँ पर सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, क्लोरीन चैनल, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्लोरीन चैनल। समझ रहे हैं कि नहीं, कि ध्यान नहीं दे रहे? हाँ ध्यान दो। यहाँ पर सिंपल ये फंडा है, ध्यान से सुनेंगे। ये आपके स्कूल का गेट है, ये नीचे इधर आपका स्कूल है, ये बाहर रोड साइड सड़क, इधर वो दुकान पान ठेला, ये क्या है, आइसक्रीम मिलता है इधर, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, आप इधर से आए हॉस्टल से, ये गेट है, यहाँ पर मान लो हम लोग चपरासी बिठा के रखें गेट खोलने के लिए। तो यहाँ पर मान लो एक यंग चपरासी है, यंग, तो इस गेट को आसानी से खोलेगा, आप लोग एकदम आ जाओगे आसानी से। समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हो? यहाँ पर एक यंग चपरासी है, हट्टा कट्टा है, तो वो गेट को आसानी से खोल, अरे अरे आओ आओ ऐसे करके, ठीक है। सेकंड कंडीशन, अगर यहाँ पर हमने एक डोकरा चपरासी रख दिया, एकदम सियाना कमजोर टाइप का, ठीक है, उस कंडीशन में ये गेट को जल्दी खोल पाएगा क्या? नहीं खोल पाएगा ना। तो आप ऐसे आसानी से फट से अंदर आ सकते हो कि थोड़ा सा लेट लगेगा आपको आने में। सेम वही चीज यहाँ पर है। यहाँ पर कमजोर ग्लाइकोप्रोटीन्स अगर हैं, डोकरा टाइप के कमजोर, तो फिर ये आसानी से नहीं खोल पाएगा इस गेट को, क्लोरीन चैनल को, तो क्लोरीन अंदर नहीं आ पाएंगे। अगर मान लो यही ठीक ठाक रहता, है ना, जिसको गेट को खोलने वाला ही, तब ये तो आसानी से खुल पाता। समझ रहे हैं कि नहीं? इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, ये पेशी प्रोसेस है, वो याद रखेंगे, और इसमें एटीपी का यूज भी होता है पेशी होने के साथ साथ, तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। नॉर्मल पेशी प्रोसेस में एटीपी यूज नहीं होता, लेकिन यहां पर होता है। चलो सिम्टम्स देखते हैं, बना लिए ना सब? चलो मजा आ गया क्या? अब ध्यान दो इधर, सिम्टम्स क्या क्या है। अब आपने इसको समझ लिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस में
ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है फेफड़े तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो प्रभावित हो रहा है ना। पैंक्रियाज है वो भी प्रभावित हो रहा है, देखिए ना, है ना। अब इसका नुकसान क्या है, देखिए, सांस लेने में दिक्कत होगी अगर फेफड़ा जाम हो गया इधर, है ना, इस नली में ऐसे म्यूकस भर गया तो रास्ता कम हो गया हवा के जाने के लिए, तो सांस लेने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? होगी ना। सिंपल वही बात लिखी यहाँ पर, सांस लेने में दिक्कत होगी। दूसरा है लंग इन्फेक्शन, फेफड़ा डैमेज हो जाएगा, ये देखिए, है ना। अगर इसको ठीक से हवा नहीं मिल रहा, जिस काम के लिए बना है ना, उसी काम के लिए बना है ना, ताकि सांस लो तो उसको ऐसे पहुंचा सके इधर उधर, तो ये अगर इसको ढंग से हवा नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है, तो फिर इसमें ना लीजन्स बन जाएंगे, है ना, फेफड़ा डैमेज होने लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा लक्षण। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डैमेज, अब यहां से हवा आ रहा है, अगर ज्यादा ये हवा नहीं आया, है ना, तो ये धीरे धीरे ना ये डैमेज होने लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये जाम हो गया है, जगह क्या हो गया है, जाम हो गया है। जैसे लोहे में ऐसे जंग लग जाता है ना बहुत लंबे समय तक, तो लोहा धीरे धीरे पूरा नष्ट होने लगता है कि नहीं। सेम वैसे यहाँ पर अगर लगातार म्यूकस रहा तो ये जो ट्रैक्ट है वो भी डैमेज होने लगेगा, समझ रहे हैं ना। ये हो गया। उसके बाद खांसी हो सकती है कि नहीं, बता सकते हैं? चांस है खांसी होने का। क्यों चांस है? खांसी आखिर क्यों होती है मालूम है? हाँ, म्यूकस भर जाता है ना, तो उसको आप और कहीं से नहीं निकाल सकते, तो फोर्सफुली उसको ना ऐसे ना बाहर किया जाता है म्यूकस को, है ना, तब वो खांसी आती है। वो ट्रैक्ट ही बंद हो गया, है ना, हवा वगैरह जाने के लिए, तो फिर आपका शरीर उसको ना बाहर फेंकता है, जगह बनाता है, तो खांसी इसीलिए आती है ताकि जगह बन सके, समझ रहे हैं ना। तो ये आपके शरीर का ऐसे ना प्रतिक्रिया है, ऐसे मतलब रिस्पॉन्स है वो एक, ठीक है। चलो, स्लो ग्रोथ, जो बच्चा अगर इस रोग से पीड़ित है, सिस्टिक फाइब्रोसिस से, उसका ग्रोथ स्लो होगा, है ना। ग्रोथ स्लो का मतलब उसमें जो नॉर्मल बच्चे की तरह डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, जो बच्चा जल्दी बड़ा हो रहा है ऐसे नहीं हो पाएगा, या फिर दिमाग है वो थोड़ा लेट से विकसित हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो ऐसे चीजें यहाँ पर दिखाई देंगी। स्वेट ऑफ द पेशेंट कंटेन्स वेरी हाई लेवल ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड, सोडियम एंड क्लोरीन। क्या लिखा है? जो पसीना है इस पेशेंट का जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है, उसके पसीने में क्या ज्यादा मिलेगा, देखिए तो, हाँ, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो साल्ट की मात्रा ज्यादा रहे। समझ रहे हैं कि नहीं? आ रहा है लाइन समझ? ठीक म्यूकस बनने लगते हैं लंग्स में। अब इसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन आता है। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता है रुकावट। क्या होता है? रुकावट। रुकावट आती है सांस लेने में, हवा अंदर जाने में, क्योंकि ये जो म्यूकस है वो फेफड़े में जम गया है। ये जो फेफड़ा है यहाँ पर ऐसे म्यूकस भर गया है, तो हवा अंदर कैसे जाएगा? अगर रास्ता ब्लॉक हो गया है, जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो कोई आदमी कैसे क्रॉस करेगा उसको? सेम वही बात है, हवा भी नहीं जा पाएगा अगर वो ब्लॉक हो गया है तो। वही चीज है। म्यूकस डिपोजिशन इन पैंक्रियास ब्लॉक सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। अब इससे क्या होगा? जो पैंक्रियाज है वो, मैं बताया था, डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है ना। तो वहां से मान लो बहुत सारे प्रोटीन को तोड़ने वाले अगर एंजाइम आ रहे हैं, प्रोटीएज, लिपिड को तोड़ने वाले एंजाइम आ रहे हैं, लाइपेज, है ना, तो ये सब चीज अगर नहीं रिलीज हो रहा है तो आप जो खाना खा रहे हो वो टूटेगा क्या? क्योंकि उसको तोड़ने वाले ही नहीं रिलीज हो रहे हैं। जैसे एक जगह ऐसे पत्थर रख दिए हो, अब उसको तोड़ने वाला नहीं है तो ऑटोमेटिक टूटेगा क्या वो? अब टूटेगा तो बहुत लंबे समय तक ऐसे क्षरण होगा ना, तब टूटेगा, वो बहुत टाइम लगेगा ना। सेम वैसे यहाँ पर खाना है, अगर उसको तोड़ने वाला ही नहीं है तब वो खाना बहुत लंबे टाइम के बाद डाइजेस्ट होगा। उसको जल्दी डाइजेस्ट होने के लिए यहाँ पर तोड़ने वाले रहते हैं, तो इसको बोलते हैं अपन क्या? एंजाइम्स। क्या बोलते हैं? एंजाइम्स। तो यहाँ पर रहते हैं पैंक्रियाटिक जूस में लाइपेज, प्रोटीएज, वो उसको तोड़ते हैं, ठीक है, तो वो ही नहीं बन पाएंगे। हाई फैट कंटेन इन स्टूल। स्टूल का मतलब होता है पोटी। क्या होता है? अरे देख, हाई फैट कंटेन इन स्टूल, समझो इस बात को। यहां पर मैं बोला कि पैंक्रियास से लिपिड को तोड़ने वाला एंजाइम ही नहीं बन रहा, समझ रहे हो? लाइपेज नहीं बन रहा, लाइपेज में डिफेक्ट आ गया, लाइपेज नहीं बन रहा, तो फैट का डाइजेशन होगा, लिपिड का डाइजेशन होगा। तो लिपिड जो है वो ऐसे ना, जैसे खाए हो ऐसा टाइप का वो निकल जाएगा लिपिड,
तो जो स्टूल है, जो फीसेस है ना, जो पॉटी है, उसमें ना ज्यादा फैट निकलेगा। नहीं समझ रहे? ऐसे लइका हो रहे? हाँ, वो नहीं कहता। चलो, लीवर में अंडरगो सिरोसिस, मतलब डैमेज हो सकता है, लीवर भी प्रभावित हो सकता है इससे, ठीक है, क्योंकि फैट की मात्रा ज्यादा बनने लगती है ना। तो होता क्या, शरीर में ना जितने भी ना फैटी ऑर्गन्स है ना, जिसमें ऑयल कंटेंट ज्यादा रहता है, जैसे लीवर हो गया, स्प्लीन वगैरह, ऐसा है ना, तो ये सब मेम्ब्रेन में लिपिड ही है पूरा, है ना, तो वो क्या हो जाता है, ज्यादा ना ऐसे स्वेलिंग होने लगती है, डैमेज होता है, ठीक है। अगर ज्यादा लिपिड इकट्ठा होने लगा आपके शरीर में ना, तो वो नुकसानदायक, ठीक है। तो ये सिम्टम्स देखिए, तो कोई पॉइंट समझ में नहीं आया? लंग्स डिफेक्ट, इसको हो रही है खांसी, कफ, वो है पसीना, देखिए पसीने में सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा सॉल्ट। लीवर प्रभावित हो रहा है, ये है, क्या है ये, कोई बता सकते हैं क्या है ये? पैंक्रियास। इससे डाइजेस्टिव जूस निकलेंगे, तो लिपिड पचाने वाला अगर नहीं निकल रहा है तो फिर लिपिड नहीं डाइजेस्ट होगा, और वही लिपिड स्टूल में ज्यादा मात्रा में दिखाई देगा फिर, है ना। चलिए, ये क्या है? लीवर भी प्रभावित होता है। चलो, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया क्या? देखिए तो, कोई सिम्टम? सेकेंड वाला, फ्रीक्वेंट लंग इन्फेक्शन। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है जनरल, साधारण, है ना। नॉर्मल ऐसे फेफड़े में डैमेज हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएंगे, ऐसा, ठीक है। हा? अरे धीरे धीरे होगा, ऐसे नहीं पूरा अचानक से सब हो जाए, है ना।